This is Rafiq sir. Today we'll discuss Section 92 of Indian Evidence Act, which complements and supplements the concept which has already been mentioned in Section 91. That's when the terms of any such contract, grant, or other disposition of property or any matter required by law to be reduced to the form of a document have been proved according to the last section, that's section 91. No evidence of any oral agreement or statement shall be admitted as between the parties to any such instrument or their representatives in interest for the purpose of contradicting, varying, adding to or subtracting from its terms. So सेक्शन 92 जो है ये कंटिन्यू करता है सेक्शन 91 को, कि ये कहता है कि अगर सेक्शन 91 के अकॉर्डिंग कोई डॉक्यूमेंट जिसमें कॉन्ट्रैक्ट लिखा गया है, चाहे वो लॉ इसे कंपल्सरीली राइटिंग में लिखने के लिए कहता है या नहीं, तो अगर उसको प्रूव किया गया है सेक्शन 91 के हिसाब से, तो फिर इसको पार्टीज़ जो है वो कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर सकती है, वेरी नहीं कर सकती है, सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकती है, ऐड नहीं कर सकती इसकी टर्म्स को बाय लीडिंग एविडेंस ऑफ ओरल, बाय लीडिंग एन ओरल एविडेंस, कि कोई भी ओरल एग्रीमेंट उनके दरमियान अगर हुआ है वो उसकी एविडेंस जो है नहीं दे सकते हैं। तो ये बिटवीन पार्टीज़ और बिटवीन देयर लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स इन इंटरेस्ट है। तो क्या कोई और पार्टी जो है, जो पार्टी नहीं है या जो रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट नहीं है पार्टीज़ का, क्या वो ओरल एविडेंस दे सकता है? हाँ, दे सकता है। ऐसा कौन हो सकता है कि जिसे कोर्ट जो है अलो करे एविडेंस देने के लिए, कि जो ये कहे कि इसकी वैलिडिटी को चैलेंज करे, इसको कॉन्ट्राडिक्ट करे, इसको वेरी करे या ऐड या सब्ट्रैक्ट करे? वो कोई ऐसा शख्स हो सकता है जिसका पिक्यूनरी इंटरेस्ट हो उसमें इन्वॉल्व। जैसे कि हम एक एग्जांपल दे सकते हैं कि अगर लीगल हेयर्स जो है वो 2 भाई और एक बहन है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट 2 भाइयों के बीच में हो रहा है कि वो अपनी प्रॉपर्टी को मॉर्गेज कर देंगे और उसमें वो अपनी बहन को शामिल नहीं करते हैं, तो उनकी बहन जो है वो पार्टी नहीं है, शी इज़ नॉट पार्टी टू दैट कॉन्ट्रैक्ट। तो उस वक्त वो जो है वो ओरल एविडेंस दे सकती है इस बात की कि ये डॉक्यूमेंट जो है इनवैलिड है, क्योंकि वो शेयर होल्डर है, तो उसकी कंसेंट के बगैर जो है प्रॉपर्टी को मॉर्गेज भी नहीं किया जा सकता है, वो इसकी एविडेंस दे सकती है। उसके बाद जो है एविडेंस, क्या ओरल एविडेंस दिया जा सकता है? ऐसे कुछ सर्कमस्टेंसेस हैं। सेक्शन 92 जो है ये कुछ प्रोविजोज इसमें दिए गए हैं जो ये बताते हैं कि कब ओरल एविडेंस दिया जा सकता है। सबसे पहला प्रोविजो जो है वो ये है कि अगर डॉक्यूमेंट की वैलिडिटी जो है इट्स इन क्वेश्चन, इफ़ इट इज़ इन क्वेश्चन इट कैन बी, उस वक्त ओरल एग्रीमेंट जो है दिया जा सकता है। इनवैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तब होती है जब फ्रॉड हुआ होगा, जब इंटिमिडेशन या धमकी किसी को दी गई होगी कि उसके बाद जो है उसने कोई डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट किया है, या इलीगैलिटी है उसमें, या वांट ऑफ ड्यू एग्जीक्यूशन है, या माइनॉरिटी है, या अनसाउंडनेस ऑफ माइंड है। तो उस वक्त जो है अगर इन चीज़ों पे उसको वैलिडिटी पे उसकी वैलिडिटी पे क्वेश्चन आ रहा है, या कंसिडरेशन जो है वो नहीं है, फेलियर ऑफ कंसिडरेशन है, या मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, या मिस्टेक ऑफ लॉ है, उस वक्त जो है उसको चैलेंज किया जा सकता है बाय लीडिंग ओरल एविडेंस। फिर दूसरा प्रोविजो जो है वो किसी सेपरेट ओरल एग्रीमेंट की बात करता है जिसके लिए डॉक्यूमेंट जो है साइलेंट है। इसकी एक मिसाल इलस्ट्रेशंस में ही है कि अगर कोई शख्स घोड़ा ख़रीदता है किसी से, सेलर से, लेकिन वो ये कॉन्ट्रैक्ट जब लिखते हैं डॉक्यूमेंट में, लेकिन उसमें वो उसकी साउंडनेस के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं करते, डॉक्यूमेंट इज साइलेंट अबाउट द साउंडनेस ऑफ द हॉर्स, लेकिन ओरली वो सेलर उसे वारंट करता है, वारंटी देता है कि घोड़ा साउंड है। तो उस चीज़ के लिए ओरल एग्रीमेंट जो है, ओरल एग्रीमेंट जो हुआ है उसकी एविडेंस दी जा सकती है
ओरल एविडेंस दी जा सकती है, यानी डॉक्यूमेंट के बाहर भी कोई एविडेंस दी जा सकती है, हाँ दी जा सकती है। फिर तीसरा प्रोविज़ो जो है वो किसी ओरल एग्रीमेंट, कोई ओरल एग्रीमेंट जो है जिसमें कंडीशन प्रेसिडेंट की बात हुई है कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है जो लिखा गया है, लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट से पहले जो है एक कंडीशन प्रेसिडेंट जो है उसके लिए ओरल एग्रीमेंट हुआ है, इस कॉन्ट्रैक्ट को इफ़ेक्ट होने में, इस ग्रांट को इफ़ेक्ट होने में, इस डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी को इफ़ेक्ट होने में जो है अगर कोई कंडीशन प्रेसिडेंट है, अगर वो ओरली की गई है, तो उस कंडीशन प्रेसिडेंट के लिए भी ओरल एविडेंस दिया जा सकता है। जैसे अगर ए लैंडलॉर्ड है और अपनी प्रॉपर्टी को रेंट पे दे देता है बी को, जो उसका टेनेंट बनने जा रहा है, लेकिन उनके बीच में ये रेंट डीड जो है, रेंट डीड में लिखा जाता है कि उसका कौन सी प्रॉपर्टी है, उसका रेंट कितना होगा, कब तक ये दिया जाएगा, ये सब कुछ उसमें लिखा है। लेकिन ओरल एग्रीमेंट ये हुआ है क्योंकि उसमें पहले से ही कोई ऑक्यूपायर अगर है, ओरल एग्रीमेंट ये हुआ है कि जब वो ऑक्यूपायर वो बिल्डिंग छोड़ देगा, जब वो खाली कर देगा, तो उसके बाद जो है उसकी रेंट शुरू हो जाएगी। तो उस कंडीशन प्रेसिडेंट को, जो इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए कंडीशन प्रेसिडेंट है कि ये रेंट एग्रीमेंट जो है, रेंट एग्रीमेंट जो है कब से शुरू होगा, कब स्टार्ट होगा, तो उसको प्रूव किया जा सकता है ओरल एविडेंस देकर। फिर प्रोविज़ो 4 जो है वो बात करता है द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी डिस्टिंक्ट सब्सिक्वेंट ओरल एग्रीमेंट टू रिसिंड और मॉडिफाई एनी सच कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट और डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी except in the cases in which such contract, grant or disposition of property is by law required to be in writing or has been registered according to the law in the force for the time being as the registration of document। यानी अगर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, राइटिंग में है, लेकिन ये वो डॉक्यूमेंट नहीं है जिसको कंपलसरीली राइटिंग भी होनी चाहिए और उसको रजिस्टर भी किया गया हो। अगर ये ऐसा डॉक्यूमेंट जिसको सिर्फ अभी लिखा गया, अगर ये कंपलसरीली रजिस्ट्रेबल भी है, तो अभी उसको रजिस्टर नहीं किया गया है, तो उसके बाद अगर पार्टीज़ ने कोई ओरल एग्रीमेंट किया है इस चीज़ के लिए कि हम कॉन्ट्रैक्ट ही रिसेंड कर देते हैं, अगर उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट रिसेंड किया है या फिर अगर कॉन्ट्रैक्ट को मॉडिफाई किया है, जैसे कि रेंट कितना देना है, अगर इसको या रेंट कब देना है, किस तारीख को देना है, जो कुछ उसमें लिखा है डॉक्यूमेंट में इसके बारे में कुछ नहीं लिखा है, लेकिन उसके बगैर जो है अगर ये कॉन्ट्रैक्ट ही रिसेंड हुआ है या इसको मॉडिफाई किया गया है सेपरेट ओरल एग्रीमेंट से, तो उस वक्त जो है उसका ओरल एविडेंस दिया जा सकता है, उसका एविडेंस दिया जा सकता है। लेकिन अगर ये वो डॉक्यूमेंट है जिसे लॉ कहता है कि वो राइटिंग में होना चाहिए और उसे रजिस्टर करना ज़रूरी है, जैसे रजिस्ट्रेशन एक्ट का सेक्शन 17 कहता है कि अगर ये इमूवेबल प्रॉपर्टी है, अगर उसका वैल्यू 100 और मोर देन 100 रुपीज़ है, तो उसको रजिस्टर करना ज़रूरी है। अगर ये ऐसा डॉक्यूमेंट है और उसको रजिस्टर किया गया है, तो उस वक्त ऐसी कोई एविडेंस नहीं दी जा सकती है कि रिसेंड हुआ है कॉन्ट्रैक्ट या मॉडिफाई हुआ है। तो फिर उस वक्त कोर्ट जो है सिर्फ रिलाई करेगी उसी डॉक्यूमेंट पे जो कुछ उस डॉक्यूमेंट में लिखा गया। फिर है प्रोविज़ो 5 जिसमें बात की गई है यूजेज या कस्टम की, कि ट्रेड जो होते हैं उसमें जो यूजेज होते हैं, जो कस्टम्स होते हैं, अगर उसका ज़िक्र उस डॉक्यूमेंट में नहीं भी किया गया है, लेकिन अगर वो यूजेज और या कस्टम जो है उस ट्रेड का, इफ़ इट इज़ नॉट इनकन्सिस्टेंट विद द एक्सप्रेस टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, जो एक्सप्रेस टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इस डॉक्यूमेंट में लिखी गई है, अगर वो उसके खिलाफ नहीं है, इनकन्सिस्टेंट नहीं है, रिपग्नेंट नहीं है, तो उसके लिए भी जो है ओरल एविडेंस दिया जा सकता है। जैसे अगर ए और बी के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट होता है गुड्स सप्लाई करने का, लेकिन वो इस बारे में कुछ भी नहीं लिखते हैं कि ट्रांसपोर्ट के चार्जेस कौन देगा, अगर रेलवे के ज़रिए जो है ये भेजा गया है, तो उसमें ये नहीं मेंशन किया गया, उस डॉक्यूमेंट में जिसमें ये कॉन्ट्रैक्ट लिखा गया है उसमें ये मेंशन नहीं किया गया कि ये ट्रांसपोर्ट के चार्जेस कौन देगा। लेकिन यूजेज अगर ये है कि अगर प्रूव किया जाए कि यूजेज ये है कि सेलर ही जो है ट्रांसपोर्ट के चार्जेस पे करता है, देन दैट एविडेंस कैन बी लेड एंड इट कैन बी प्रूव दैट सेलर हैज़ टू पे दोज चार्जेस। प्रोविज़ो नंबर 5 जो है
प्रोविजो 6 जो है, प्रोविजो 6 बात करता है एनी फैक्ट में बी प्रूव्ड विच शोज इन व्हाट मैनर द लैंग्वेज ऑफ ए डॉक्यूमेंट इज रिलेटेड टू द एग्जिस्टिंग फैक्ट्स। प्रोविजो 5 बात करता है कि डॉक्यूमेंट की लैंग्वेज जो है, अगर कोई चीज़ मेंशन नहीं की गई है डॉक्यूमेंट में, लेकिन डॉक्यूमेंट की लैंग्वेज जो है, डॉक्यूमेंट की लैंग्वेज से ही अगर उस चीज़ का पता चल जाता है तो उस चीज़ के लिए एविडेंस जो है एडमिट किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।